हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि शेखावत, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट, वैदिक होम्यो हॉस्पिटल जोटवाड़ा से। आज हम स्टडी करेंगे फिजियोडायनेमिक कंसेप्ट ऑफ द डिजीज कि बीमारियां होती कैसे हैं। एंड इसको अपन फिजियोडायनेमिक कंसेप्ट ऑफ द लाइफ भी बोल सकते हैं। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट फिजियो, जो बीमारी का फिजियोलॉजिकल पार्ट है, चाहे उसके पॉजिटिव फैक्टर हो चाहे उसके साइन सिम्टम हो। जो फिजिकल पार्ट है वो फिजियो में काउंट किया है। देन जो डायनेमिक पार्ट, जो मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, कोई मेंटल ट्रेजेडी हो गई हो, उसको हमने डायनेमिक पार्ट में कवर किया है। आपने देखा होगा कि काफी सारी बीमारियां हैं जिनके लिए हम कंटिन्यूस काफी सारी दवाइयां खाते रहते हैं, बहुत सारे नुस्खे भी अपनाते रहते हैं अपन, काफी सारी चीज, योग प्राणायाम सब कुछ, फिर भी बीमारी बनी रहती है। कुछ थोड़ा सा आराम आता है, देन वापस वो रिलैप्स हो जाती है, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि डिजीज का जो रूट कोज है वो है कहाँ। एक्चुअल जो डिजीज का रूट कोज है वो आपको फिजियोडायनेमिक कंसेप्ट में देखने को मिलेगा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा समय देके यदि आप इसको देखेंगे तो आपको सारी बीमारियों का रूट कोज या उसका प्रोसेस, कि बीमारियां की शुरुआत कैसे हुई और देन आगे उसका प्रोसेस कैसे कैसे आगे बढ़ा है, यदि आप एक बार समझ लेंगे तो आप आधी बीमारियां खुद ही सही कर सकते हैं। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि आप एप्लीकेशन और कहीं कर रहे हैं बीमारी के लिए, और बीमारी का रूट कोज और कहीं है ना। जैसे मान लो कोई अपने बीज बोया, तो कोई पौधा खड़ा हुआ, 2-3 साल बाद में उसके फल आने लग गए। जो फल दिख रहे हैं वो बीमारी का साइन सिम्टम है, जो हमको दिख रहे हैं कि शायद यहाँ फोड़ा हो गया या एक्जिमा हो गया या जो शुगर हो गया, है ना, थायराइड हो गया। तो वो तो हमको बाद में उसका रिजल्ट दिख रहा है, जिसका रूट कोज तो कहीं और ही होता है ना। फिजियोडायनेमिक कंसेप्ट समझने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगी बॉडी की फिजियोलॉजी। बॉडी की फिजियोलॉजी, कोई भी चीज की एबनॉर्मल स्टडी को पढ़ने के लिए पहले हमको उसको नॉर्मल स्टडी चाहिए कि बॉडी काम कैसे करती है। आप कोई भी काम करते हो, वो काम, आपने सबकॉन्शियस माइंड का नाम सुना होगा। सबकॉन्शियस माइंड ब्रेन का वो हिस्सा जहां पे रीजनिंग, थॉट प्रोसेस, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी या आपकी पास्ट की मेमोरी, कोई भी हैपनिंग होती है, वो सारी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सबसे पहले एक इंपल्स जनरेट होता है, जिसको अपन थॉट बोल सकते हैं। थॉट या इंपल्स। जैसे मान लो मेरे को लिखना है, तो सबसे पहले मेरा हाथ अपने आप नहीं जाएगा यहाँ पे लिखने के लिए, मेरे दिमाग में थॉट आएगा, इंपल्स जनरेट होगा, देन ब्रेन उसका एनालिसिस करेगा और देन मेरा हाथ उठ के यहाँ चले जाएगा। दैट इज द फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी। आपको भूख लगी तो दिमाग में एक इंपल्स आया भूख का, ब्रेन ने उसको एनालिसिस किया और फिर देन हमको भूख लगना चालू हो जाती है। आपको कहीं जाना है, आपको कहीं जाना है तो सबसे पहले क्या विचार आएगा कि हाँ मेरे को जयपुर सिटी में जाना है। तो सिटी में जाने का क्या सबसे पहले क्या है, थॉट। ब्रेन ने एनालिसिस किया और पैरों को उसने ऑर्डर दिया कि चलो भाई, हाथों को ऑर्डर दिया गाड़ी की चाबी उठाओ, गाड़ी को घुमाओ। ये सारा कौन करवा रहा है, ये सबकॉन्शियस माइंड करवा रहा है। करेक्ट। सबकॉन्शियस माइंड इंपल्स जनरेट होता है, देन उसके बाद में ब्रेन का काम क्या है, एनालिसिस, किस टाइप का थॉट है, किस टाइप का थॉट है, ये ब्रेन एनालिसिस करता है। और जो ऑर्गन होते हैं, अंग, वो क्या करते हैं, एक्शन। क्लियर। ब्रेन के अंदर थॉट आए, इंपल्स आया, ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड में थॉट आए, ब्रेन ने एनालिसिस किया और देन ऑर्गन ने एक्शन किया। दैट इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी। सारी फंक्शनिंग बॉडी की या दिमाग की, एक्स वाई जेड, कुछ भी हैपन होता है, कुछ भी होता है, वो इस प्रोसेस के थ्रू ही होता है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब नेक्स्ट चलते हैं। मान लो इस प्रोसेस को चलाने के लिए, जैसे गाड़ी चलाते हैं अपन, गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल। गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, और एक सेफ गाड़ी क्या चलती है, 80 के आसपास। गाड़ी की जो स्पीड है वो 80 के आसपास बिल्कुल सेफ होती है। ऐसे ही बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए होता है हमको, ग्लूकोज। बॉडी का पेट्रोल क्या है, ग्लूकोज। बॉडी का पेट्रोल ग्लूकोज है। अब मान लो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, खाली पेट होती है 60 से 100, और खाना खाने बाद में 100 से 140।
ये नॉर्मल ग्लूकोज चाहिए बॉडी को। तो जनरली बॉडी क्या करती है, अपने जो भी हम खाना वाना खाते हैं, जो कुछ भी हम इनटेक करते हैं, उसमें से फिक्स अमाउंट का ग्लूकोज निकाल के स्टोर करती है और देन फंक्शनिंग को सर्वाइव करती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, ब्रेन। सारा डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेन के अंदर में आता है। जनरली नॉर्मल फंक्शन के अलावा जब हम बीमार होते हैं या कुछ भी हमारी गड़बड़ होती है तो एक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज। सबसे पहले क्या होगा, एक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। मान लो आज के दिन में हमको 4 एक्स्ट्रा काम आ गए, तो हमको एक्स्ट्रा 4 काम करने के लिए क्या चाहिए, एक्स्ट्रा ग्लूकोज। ऐसे मान लो टेंशन आ गई, तो टेंशन भी काम ही है, क्योंकि ब्रेन को उसके लिए काम करना पड़ेगा। ब्रेन उस पर एक्शन करेगा, ब्रेन एक्शन करेगा तो ब्रेन को भी एनर्जी, क्योंकि ब्रेन वैसे भी सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, तो ब्रेन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आएगी। शुरुआत यहीं से होती है। जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, गाड़ी की स्पीड 80 चल रही है, लाइफ में या तो कोई ब्रेकर आता है, या तो ब्रेकर आएगा या कोई खड्डा आएगा। तो ऐसे ही लाइफ में ये चीजें हैपनिंग होती है। अब लाइफ में ब्रेकर आए चाहे खड्डा आए, आपकी एक्टिविटीज बढ़ेंगी। जैसे एक्टिविटी बढ़ी, इसके अंदर ग्लूकोज की डिमांड एक्स्ट्रा जनरेट होगी। ग्लूकोज की डिमांड एक्स्ट्रा होगी तो ग्लूकोज आएगा कहां से, उसकी व्यवस्था कौन करेगा, ब्रेन। तो वो कहां से करेगा, वो देखेगा कि हमारे जो बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन्स चल रहे हैं, वहां पे कहां से एनर्जी को कट किया जाए। जैसे शहरों में लाइट को सप्लाई देने के लिए गांव की लाइट काट लेते हैं, जनरली पावर वसूली करते हैं, जैसे गांव की लाइट काट देते हैं। सेम ब्रेन क्या करता है, लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ढूंढता है जो कम काम आ सके या उनकी सप्लाई कट करके खुद काम ले ले। तो ब्रेन बात करता है बड़े ऑर्गन से। बड़ा ऑर्गन कोई भी हो जाए, वो कभी भी अपनी एनर्जी नहीं देता। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन कभी भी आपको एनर्जी नहीं देगा। सोसाइटी में भी देखोगे ना, तो आप जो बड़े लोग होते हैं वो ज्यादा हेल्प नहीं करते कभी, उनके खुद के 50 लफड़े होते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। करेक्ट। ब्रेन देखता है, तो बॉडी के अंदर 2 ऑर्गन ऐसे हैं जो लिस्ट इंपॉर्टेंट है पर उनकी सप्लाई कट की जा सकती है। वो है पहला स्किन, दूसरा पेट। एब्डोमेन और स्किन की यदि 70% सप्लाई हम कट कर देते हैं, स्किन की हम 70% सप्लाई कट कर देते हैं, तो भी वो जिंदा रहती है। दूसरा पेट के अंदर छोटी आंत, बड़ी आंत। छोटी आंत 5 मीटर लंबी होती है, बड़ी आंत 1 मीटर लंबी होती है। दोनों को मिला के लगभग 6 मीटर हो गई। 6 मीटर होती है लगभग। और एक लीवर, वो पेट के अंदर ही है। ब्रेन बोलता है पेट को कि भाई तुम्हारा काम है खाना पचाने का। जनरली पेट को कितना काम करना पड़ता है, नाश्ता किया 2 घंटे, लंच लिया 3 घंटे और डिनर लिया 3 घंटे। यदि 3 और 2 8 घंटे भी यदि पेट काम करेगा तो पूरा डाइजेशन कंप्लीट कर देगा। तो ब्रेन इसको बोलता है कि भाई तू ऐसा कर, सुबह वाला नाश्ता तू दोपहर में पचा लेना, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं आ रही है, या दोपहर वाला खाना शाम को पचा लेना। तुम्हारी वाली एक बार एनर्जी मेरे को दे दो, मेरे को 4 काम एक्स्ट्रा आ गए, मेरे को इतनी सारी टेंशन नहीं करनी है, इतने सारे एक्स्ट्रा वर्क आ गए, इनको मेरे को निपटाना है, तो मेरे को एक बार इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत है। ये इससे उदाहरण ले लेना। ग्लूकोज पेट की सप्लाई करके क्या किया, ब्रेन ने खुद ने कंज्यूम कर ली। जनरली आप देखो, जब भी कभी टेंशन या वर्कलोड बढ़ता है तो हमारे पेट खराब रहना चालू हो जाते हैं। वो कारण यही है कि पेट की बार बार सप्लाई कट करने से, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार तो झेलता ही है, उसके बाद में ये हाथ खड़े कर देता है और जो आप खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता, तो हमारा पेट खराब होना चालू हो गया। करेक्ट। अब क्या बोला जाता है, पेट खराब तो बीमार, उसकी शुरुआत यहां से है। इसके अंदर जनरली बोलते हैं पेट खराब तो बीमार। पेट खराब के अंदर खान पान का रोल होता है कि गलत खाना, टाइम पे खाना नहीं, या फास्ट फूड वगैरह ज्यादा खाना, वो तो है ही, पर हम उसको मात्र 20% मानेंगे। 70 to 80% पेट खराब करने का कारण कौन हुआ, माइंड। यदि टेंशन हुई, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हुई, जनरली देखो आप जिन लोगों के पेट खराब है वो बेचारे फिर भी खान पान पे बहुत ध्यान रखते हैं, टाइम टू टाइम खाना खाते हैं, सलाद वलाद भी सब कुछ लेते हैं, पर फिर भी इनके पेट खराब हुए जा रहे हैं। वो ये टेंशन में डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पुराने नुस्खे भी अपना रहे हैं, योगा प्राणायाम सब कुछ कर रहे हैं, पर उनको थोड़ा सा आराम आके कि 20-25% आराम आता है, देन वो यहीं स्टॉप हो जाता है, एंटासिड वगैरह डेली गोलियां खा रहे हैं। अब वो दुखी इसलिए है कि कोई डॉक्टर ये जवाब नहीं दे रहा उनको
कि भाई तुम्हारा पेट खराब सही क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा कि हम जो इलाज कर रहे हैं वो पेट को सही कर रहे हैं। देखिए पेट खराब थोड़ी, खराब तो दिमाग है, दिमाग ने पेट को खराब किया है। तो पहली लाइन क्या बनी, पेट खराब तो बीमार, हम कह रहे हैं माइंड खराब तो बीमार। यहाँ पे कौन कौन सी बीमारी आती है पेट खराब होते ही, सबसे पहले गैस, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्यों आया, हाथों का मूवमेंट, हाथों में उतनी एनर्जी नहीं है, एनर्जी तो कौन खा गया, ब्रेन। तो हाथों का मूवमेंट क्या होंगे, स्लो। हाथों का मूवमेंट स्लो हो गए तो आपकी कॉन्स्टिपेशन रहने का, कब्ज रह गई तो आपके गैस एसिडिटी डेवलप हो गई, है ना। और इंडाइजेशन, इंडाइजेशन, करेक्ट, पेट खराब हो गया। पहला जो प्लेटफॉर्म तैयार होता है वो ये तैयार होता है किसी भी बीमारी के लिए। नेक्स्ट, इंडाइजेशन हुआ, हमने जो भी खाना खाया उसमें से जो विटामिन और मिनरल्स निकलने चाहिए थे, एक्चुअल जो विटामिन और मिनरल्स निकलने चाहिए थे, जिस मात्रा में हमको रिक्वायरमेंट थी, वो क्या हो गया, डेफिशिएंसी। वो प्रॉपर मात्रा में नहीं निकलेंगे, कौन, विटामिन, मिनरल्स। तो सेकंड लेयर क्या तैयार होगी, आप जो खा रहे हो उसमें से उस मात्रा में विटामिन और मिनरल्स वो नहीं निकल पा रहे, तो क्या होगा, वीकनेस आना चालू हो जाएगी। तो ये सेकंड डिस्टर्बेंस चालू हो गया हमारा। कोई भी आदमी बीमार इस तरीके से ही पड़ता है, और हम इलाज कहाँ कर रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ इलाज कर रहे हैं, सप्लीमेंट खा रहे हैं। सप्लीमेंट एक सपोर्टिव सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम है कि आपको थोड़ा आराम दे सकता है। और आप देख लो जो भी जितने भी लोग सप्लीमेंट खा रहे हैं वो कुछ दिनों तक सही रहते हैं, जब तक सप्लीमेंट लेते हैं, देन सप्लीमेंट हटाते ही वापस बीमार होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि रूट कोज वहां है। ज्यादातर लोग तो ये काम कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट वाले यहाँ थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, खान पान सुधारने की कोशिश करते हैं, सब कुछ करने करते हैं, तो थोड़ा बहुत आराम आता है, देन वापस रिलैप्स हो जाता है। आज की तारीख में अभी यदि मैं स्टडी करूं तो सबसे ज्यादा कंजप्शन कोई है तो वो एंटासिड का हो रहा है। एंटासिड सबसे ज्यादा, सुबह सुबह की गोली बस सब खा रहे हैं, वो इसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका दिमाग यहाँ नहीं जा रहा कि मेरे जो रूट कोज है वो है दिमाग, और ये डॉक्टर भी नहीं बता रहे। कुछ डॉक्टर आजकल बताने लगे कि यार स्ट्रेस लेने से पेट खराब होता है या एसिडिटी होती है, पर कैसे, हाउ, कैसे, वो नहीं बता पाते, मुझे इसका सोल्यूशन क्या करना है वो भी नहीं बता पाते, वो हम आगे बताएंगे आपको। पर पहली बार ये समझो कि फिजियोडायनेमिक कंसेप्ट के अंदर फिजिकल कारण जो खान पान है वो पेट खराब करते हैं, देन विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी होती है, पर इसको 20% में रखो। और पूरी मेडिकल साइंस या जितनी भी पैथियां हैं वो लगभग इस 20% में काम कर रही है, इस 80% को सब भूल के बैठे हैं। और मैंने मेरी लाइफ में यहाँ पे नोट किया है, 10 पेशेंट आते हैं जिसमें से 7 या 8 पेशेंट ऐसे हैं बेचारे जो बहुत शुद्ध सात्विक खाना खाते हैं, टाइम टू टाइम खाना खाते हैं, सारे परहेज सब कुछ करते हैं, पर फिर भी उनका पेट खराब और कॉन्स्टिपेशन है। और वो परेशान इसलिए कि मेरा इलाज क्यों नहीं हुआ, इलाज इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने माइंड वाले पार्ट पे कभी ध्यान नहीं दिया। सहमत हो, पेट खराब हो गया, विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई। नेक्स्ट, ये फर्स्ट लेयर तैयार हो गई आपकी, 2 लेवल तैयार हो गए, पहला पेट खराब, दूसरा डेफिशिएंसी होगी। थर्ड लेयर में अब लाइफ में कुछ न कुछ घटित हुआ, मान लो इससे ऊपर के लेवल का यदि कोई टेंशन हुई हमारे को, इसके ऊपर के लेवल की कोई टेंशन हुई या कोई वर्कलोड बढ़ा, दोनों का पार्ट होंगे इसमें, फिजियो और डायनेमिक दोनों पार्ट उठाएंगे हम। डायनेमिक में तो स्ट्रेस, टेंशन, ट्रेजेडी, मेंटल ट्रॉमा या जो भी आपका काम से रिलेटेड चीजें हैं जो दिमाग को लोड डालती है, देन फिजिकल लोड और ओवरलोड है काम का, या बहुत ज्यादा काम करना पड़ा, ओवर टाइम करना पड़ रहा है, तो फिजियोलॉजी। पर इन दोनों को करने के लिए क्या चाहिए, अगेन ग्लूकोज। तो पहले लेवल पे ग्लूकोज चाहिए थी, वो तो यहाँ से कट करके व्यवस्था कर ली, उधार ले लिया इसने। पर अब सेकंड लेयर में क्या करेगा, तो ब्रेन अगेन क्या करता है, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का काम है ग्लूकोज बनाना, इसमें ग्लूकेगोन हार्मोन होता है, ग्लूकेगोन, और इधर इंसुलिन, ठीक है। पेनक्रियाज हार्मोन में, पेनक्रियाज के अंदर ग्लूकेगोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन, 2 हार्मोन। तो ग्लूकेगोन का काम है ग्लूकोज प्रोडक्शन, काम बढ़ गया हमारा। हमको मान लो ऐसे, मान लो हमने 80 की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे यहाँ पे, और हमको 100-140 तक का रिक्वायरमेंट थी, थोड़ा सा लोड बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, वर्कलोड बढ़ा, देन हमने पेट खराब और मिनरल डेफिशिएंसी कर ली। मान लो कि स्ट्रेस का लेवल 200,
250 तक पहुंच गया। मान लो गाड़ी की स्पीड हम यदि ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, पेट्रोल ज्यादा खाएगी। सेम वैसे ही यदि हमारे थॉट प्रोसेस की या वर्कलोड की स्पीड बढ़ेगी तो ग्लूकोज का कंजप्शन ज्यादा होगा। अब ये ग्लूकोज कहाँ से आएगा, देन ब्रेन बोलता है किसको, पेनक्रियाज को, कि मेरे पास 5 टेंशने हैं, 5 मेरे पास ओवरबर्डन काम है, इनको काम को फ्री करने के लिए मेरे को इतना ग्लूकोज चाहिए, 200-250। देन बना के कौन देगा, ग्लूकोकॉन। ग्लूकोकॉन इसको बना के देना चालू करता है, पर जैसे 140 से ऊपर जाता है ये इसको रोक देता है, क्योंकि यहाँ पे सेंसर लगा हुआ ऑटोमेटिक, ये गार्ड बैठा है। इंसुलिन ज्यादा ग्लूकोज नहीं बनाने देता, उसका काम है ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, और ग्लूकोज का काम है ऊपर बना के देना। ये बनाता है, ये रोकता है, ये बनाता है, ये रोकता है, ये दोनों आपस में लड़ते हैं, इन दोनों की लड़ाई चालू हो जाती है। इसके अंदर अल्फा सेल्स है, इसके अंदर बीटा सेल्स है, अल्फा सेल और बीटा सेल आपस में लड़ते हैं, इसको बोलते हैं अपन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर लगभग आज की तारीख में 50% लोगों के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर डेवलप हो चुके हैं, और इसलिए बीमारियां सही नहीं हो रही। जिस इम्यून सिस्टम का काम है आपको रोगों से बचाना, वही इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है। वो कर क्यों रहा है, अगेन स्ट्रेस की वजह से। देन ब्रेन इससे पूछता है कि भाई साहब मैंने आपको दिया था 250-200 बनाने के लिए ग्लूकोज, बना के क्यों नहीं दे रहा हो, तो ये बोलता है कि इंसुलिन मेरे को बनाने नहीं देता। तो ब्रेन क्या करता है, इसको डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट इंसुलिन की जो बीटा सेल्स है उनको ब्रेन डीएक्टिवेट कर देता है, ये डीएक्टिवेट हो गया। अब ये आराम से 200-250 बना के ग्लूकोज इसको दे रहा है। ये शुरुआत हो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की। नेक्स्ट, कोई भी परिस्थिति होती है लाइफ की, साल 1.5 साल में चेंज होती है, कोई भी टेंशन होती है। ये एक्चुअल टेंशन वाली बात कर रहे हैं अपन, सिंपल टेंशन में तो पेट खराब हो गया, जो लगभग मानता हूँ 80% लोगों का खराब है, और 80% लोगों की विटामिन की मिनरल्स की कमी है। पर जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेवल का कोई टेंशन, जिसको एक्चुअल टेंशन बोलेंगे, जो कॉन्स्टेंटली ज्यादा टेंशन में रहती है, ज्यादा ओवर वर्क रहता है, ओवरलोड वर्क रहता है, उनके लिए तो वो परिस्थितियां साल 1.5 साल में कहीं ना कहीं चेंज होती हैं। और जिस दिन वो परिस्थिति चेंज होती है, देन ब्रेन बोलता है कि मेरे को तो अब 200, 250, 300 ग्लूकोज नहीं चाहिए मेरे को। तब क्या होगा, ये बोलता है भाई साहब मैं केवल बढ़ाना जानता हूँ, रोकना मेरा काम नहीं है। रोकने का काम किसका था, इंसुलिन का। तो अब ये बोलता है मैं तो 200-250 बढ़ाऊंगा, कि रोकने वाला कोई नहीं है। अब ये 200-250 बना किसको दे रहा है, अब ब्रेन की नई आफत आ गई, तो बाहर वाले टेंशन से फ्री हुआ ब्रेन, तो इंटरनल टेंशन हो गई, इसी को तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बोलता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर यही है, इंटरनल भी टेंशन और खड़ी हो गई कि अब ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज का मैं क्या करूं। तो ब्रेन क्या करता है, इसको कन्वर्ट टू द फैट, कन्वर्ट करके फैट को हम डिपोजिट करेगा लीवर में और बेली, हिप्स, यहां वो डिपोजिट करना चालू करता है फैट को। देख लो 50 से 70% लोगों के फैटी लीवर, जिसमें खान पान का कोई रोल नहीं है। खान पान का रोल 20% लोगों के है, पर बिना खान पान गड़बड़ किए भी लोगों के फैटी लीवर हो रहे हैं। वो इसीलिए हो रहे हैं कि उनकी बॉडी में ग्लूकोज एक्स्ट्रा बन रहा था, और उसको ब्रेन अब कन्वर्ट कर रहा है फैट के अंदर। फैटी लीवर डेवलप हो गया, अगेन फैट, बेली फैट, ओबेसिटी की तरफ जाना चालू हो गए। बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं यार मैं तो बिल्कुल पानी पीता हूँ तो मोटा हो जाता हूँ, या पानी पीता तो भी गैस हो जाती है, मैं सलाद खाता हूँ तो मेरी गैस हो जाती है, या मैं बिल्कुल कम खाना खाता हूँ तो भी मैं मोटा होते जा रहा हूँ। वो मोटा इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज की डिमांड ज्यादा थी, ग्लूकोज ज्यादा बन रहा था, और वो कन्वर्ट हो रहा है फैट के अंदर। थर्ड डेवलप हो गया, तीसरी लेयर, पेट खराब, विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी। थर्ड, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। अब क्या होता है, इनका डिपोजिट हो गया, देन एक्स्ट्रा जो ये लीवर मना कर देता है कि मेरा फैटी लीवर हो गया, मैं इसको ज्यादा डिपोजिट नहीं कर पाऊंगा, तो ब्रेन क्या करता है, एक्स्ट्रा जो फैट है लिपिड वाला कोलेस्ट्रॉल, उसको ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है, वो कहाँ लोड डालेगा, कोलेस्ट्रॉल चेक करवा लो आप, 50% लोगों का कोलेस्ट्रॉल है। फैटी लीवर सबकी खूब है, पेट सबकी खराब है। अब यहाँ हार्ट पे लोड पड़ा तो क्या आ गया,
बीपी। चौथी, पांचवी बीमारी होगी कंटिन्यूस, सारे एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही खेत के चट्टे बट्टे सारे भाई बहन ही हैं, सब रिश्तेदार आपस में। उधर बीपी आ गया, बीपी आएगा तो हार्ट किसको बोलेगा, ब्रेन को अगेन, कि भाई मेरे पे लोड पड़ रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल की व्यवस्था करो कुछ ना कुछ, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अभी तक तो चल रहा था काम पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, यहाँ बीपी डेवलप हो गया, देन ब्रेन क्या करता है, ब्रेन अब क्या करे, ब्रेन की फिर अगेन एक आफत आ गई कि अब हार्ट को बचाने के लिए वो क्या करेगा, उस ग्लूकोज एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा था उसको क्या करेगा, कितनी इधर से बाहर, किडनी को बोलेगा कि भाई साहब इस ग्लूकोज को ऐसे कैसे बाहर निकालो, और जब ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, हमारे पॉलीयूरिया, यूरिन बार बार आएगा, तब हम जागते हैं, फिर डॉक्टर के भागते हैं कि भाई बार बार टॉयलेट आ रहा है आजकल, तो पता नहीं क्या हो गया, चेक करवाता हूँ कहीं शुगर तो नहीं है। जब हम चेक करवाते हैं तो डीएम, डायबिटीज मेलाइटस, ओके, इसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ा तो सीकेडी, किडनी फेल्योर। कितनी बीमारी होगी एक ही प्लेटफॉर्म पे, कारण केवल एक, स्ट्रेस, मेंटल ट्रॉमा या ओवरलोड वर्क, एक्स्ट्रा काम जो है ना, वर्कलोड ज्यादा होता है, तो प्लेटफॉर्म एक ही है, यहाँ पे आपके ये फेल हो गया। इस सारे सिस्टम को यदि कोई मैनेज करता है तो कौन करता है, थायराइड। बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है ना, बॉडी के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को मैनेज करने का काम होता है थायराइड का, ये थायराइड आपका, इस पे भी लोड पड़ेगा तो थायराइड। कुल मिला के कहने का मतलब ये, फिजियोडायनेमिक कंसेप्ट के अंदर यदि आप देखोगे कि टेंशन लेने से ये सारी बीमारियां एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गई और इधर लास्ट में थायराइड भी आ गई। अब इसमें होता क्या है, पेट खराब, मिनरल डेफिशिएंसी, फैटी लीवर और कोलेस्ट्रॉल, ये तो लगभग लगभग सबके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि प्राइमरी स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है। ग्लूकोज का ज्यादा बनना, पहले तो एब्डोमेन का इसने ले लिया तो ये वैसे पेट खराब हो गया, मिनरल डेफिशिएंसी होगी, देन ग्लूकोज ज्यादा बना तो कोलेस्ट्रॉल डेवलप हो गया, तो फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, ये चार चीजें यहाँ डेवलप होंगी होंगी। नेक्स्ट इसके, जिसका जो ऑर्गन कमजोर होगा, पहले किसी का हार्ट कमजोर तो पहले बीपी आएगा, आप देख लो, नहीं तो शुगर आएगा, नहीं थायराइड आएगा, नहीं किडनी फेल। आप मार्केट नजर घुमा के देखना एक बार के लिए, आज की तारीख में यही बीमारियां हो रही है जो लगभग एक के बाद एक। हम पहुंच के डॉक्टर क्या, शुगर का इलाज करवाने, थोड़े दिन बाद में बीपी आ गया, या बीपी का इलाज करवा रहे थायराइड आ गया, मतलब आदमी ऐसा हो गया जैसे कोई उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, इम्बैलेंस हो रहा है, और सबके अलग अलग डॉक्टर बैठे हैं, इसका अलग इलाज कर रहा है, इसका अलग इलाज कर रहा है, डायबिटीज अलग इलाज कर रहा है, थायराइड वाला अलग इलाज कर रहा है, 5-6 डॉक्टर बैठ गए, तब ये बोलते मैंने तो इसको सही कर दिया, मेरे को इससे मतलब नहीं है, जबकि खराब किसने किया है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये सारी बीमारियां आपस में रिश्तेदार है, एक जना घुस गया सबको धीरे धीरे बुला के कब्जा कर लेगा, ठीक है, क्लियर। इसका समाधान क्या हो सकता है वो भी हम आपको बताएंगे, पर पहले एक बार इसमें खुद आप अपना एनालिसिस करो, खुद के अंदर या फैमिली में कोई आदमी, एक बार नोट करो कि ये चीजें इसी सीक्वेंस में हो रही है क्या। हमको तो पेशेंट देखते हैं हमारे यहाँ पे, हम तो लब हमको पता चल जाता है कि इसके बीपी आ गया तो थायराइड भी आएगा, कल में तो शुगर भी आएगा, ये सारी चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि आप इसको कंट्रोल कर ले तो यहाँ पर तो ये सारा प्रोसेस बंद हो सकता है, और हम इसको सही भी करते हैं। हमारे यहाँ पे हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, डेफिशिएंसी वाला पार्ट, डाइट वाला पार्ट कवर हो जाता है, ये हमारे बाद यहाँ पे नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, पंचकर्मा वगैरह से हम इसको बैलेंस करते हैं, और ये हम पार्ट कवर करते हैं होम्योपैथी से, क्योंकि होम्योपैथी में स्पेसिफिक डिसऑर्डर की स्पेसिफिक दवाइयां होती हैं। हर तरह की टेंशन की दवा होम्योपैथी में अवेलेबल है, यदि उस टेंशन की दवा दी जाए ये प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा, पहली चीज, या उल्टा इस प्रोसेस हम रिवर्स में भी डाल सकते हैं। तो फिजियोलॉजिकल हमने इसे मैनेज कर दिया, और डायनेमिकल हमने इसको यहाँ से प्रोसेस को ब्रेक डाउन करके इसको क्योर की तरफ ला सकते हैं। इस तरीके से फिजियोडायनेमिक थ्योरी काम करती है, और भी काफी चीजें हैं, पर वो फिर अभी इतना काफी है, सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। थैंक यू।